नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में। कभी कभी बचपन की छोटी छोटी बातें जिंदगी भर याद रह जाती हैं। कोई गीत, कोई मुस्कान या किसी का नाम दिल में ऐसे बस जाता है जैसे वो पल कभी गया ही न हो। आज हम लौटेंगे उसी बचपन की गलियों में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लप्पू झन्ना, भाग 19। दांत ततमाई बादी। कुच्चू और गमलू में से एक पर मेरा और दूसरी पर लफत्तू का दिल आ गया था। मैं खैर मनाया करता कहीं ऐसा न हो कि दोनों के लक्ष्य एक ही निकल पड़े। हालांकि ऐसा हो भी जाता तो कुछ खास नुकसान न होना था। दूसरी वाली से इश्क करने का विकल्प भी मैंने छोड़ रखा था। मुझ पैदाइशी बेवफा और मोहब्बत के मारे को खुद से ज्यादा लफत्तू की चिंता होने लगी थी। बस अड्डे के बाहर वाले धूल मैदान में नौटंकी लगी। पिछली नौटंकी के गीतों को कंठस्थ कर चुकने और घर पर उन्हें गा बैठने का अक्षम्य अपराध करने के बाद हुई अपनी धुनाई मुझे अच्छे से याद थी। लौंडा पटवारी का बड़ा नमकीन अब भी मेरा फेवरेट था। इस बार नौटंकी पार्टी अपने साथ बड़े बड़े होर्डिंग नुमा पोस्टर लाई थी। इन पोस्टरों में फटा कुर्ता पहनने वाला एक बेहद भौंडा दड़ियल होता था, जिसके मुंह के एक कोने से खून की लकीर बह रही होती। पोस्टर के सबसे आकर्षक हिस्से में लाल लिपस्टिक और सुनहरे बेलबूटों वाली लाल पोशाक धारण किए, गालों में लाली लगाए एक महिला बनी हुई थी, जिसकी आंखों की कोरों पर आंसू की बूंदें थमी रहती। चेहरे के इतने प्रकट विवरणों के बावजूद कलाकार ने उस स्त्री में ऐसा तिलिस्म तैयार किया था कि वह सिर से कमर तक सिर्फ उरोजों की एक जोड़ी नजर आती थी। ये और बात थी कि उस तरह की चीजों ने हमारी कल्पनाओं पर दस्तक देना अभी शुरू नहीं किया था। नौटंकी पार्टी इस दफा लैला मंजूर का खेल लेकर आई थी। लाउड स्पीकर पर बजने वाले उसके तमाम गानों से मोहब्बत, खूने दिल, बेवफा और लगते जिगर जैसे शब्द टपकते रहते थे। खेल के बीच में इंटरवल होता। इंटरवल में मस्खरा, डॉट टच माई बॉडी, मोहन रसिया नामक अश्लील गान सुनाकर श्रोताओं और दर्शकों की वाहवाही लूटा करता। लफत्तू ने उहू उहू दांत तत उहू उहू की टेक से शुरू होने वाले इस सुपरहिट का एक उससे भी अश्लील संस्करण तैयार करने में केवल एक रात लगाई। शाम के समय लफत्तू और मैं घास मंडी के एक कोने में छिपकर खड़े हो जाते और बंद तंबू के अंदर चल रही नौटंकी के गीत और संवाद सुनते रहते। एक शाम नौटंकी शुरू होने का इंतजार करते हुए लफत्तू, बंटू और मैं घास मंडी के कोने पर खड़े होकर पशु अस्पताल की दिशा में नजरें गड़ाए हुए थे। अस्पताल परिसर के भीतर ही गोबर डॉक्टर को सरकारी घर मिला हुआ था। पीछे से किसी ने लफत्तू को नाम लेकर पुकारा। लाल सिंह था। लाल सिंह के पापा की घास मंडी में चाय बिस्कुट की दुकान थी। उसके पापा बीमार थे और दुकान का काम इन दिनों उसके सुपुर्द था। उसने बड़े भाई का सा लाड दिखाते हुए हम तीनों को गल्ले वाली जगह पर बिठाया और दूध बिस्कुट खाने को दिया। हमने मौज लूटना शुरू ही किया था कि नौटंकी चालू हो गई। लफत्तू पर इसका तुरंत असर हुआ और उसने नैसर्गिक लुच्चेपन के साथ उहु उहु दांत तत उहु उहु गाना चालू कर दिया। लाल सिंह ने ठहाका लगाया और प्यार से साला हरामी कहकर उसकी कला की दाद दी। बंटू शरीफ बच्चा था और पापा आ गए होंगे कहकर भाग लिया। मैं लफत्तू का शिष्य था, न शरीफ न बदमाश। लाल सिंह ने आंख मारकर लफत्तू से पूछा, पशु अस्पताल में क्या देख रहा था? अपने माल का इंतकाल कर लिया था औलत्या। वयस्क कस्म की बेपरवाही से लफत्तू ने जवाब दिया। कौन से वाले माल का, छोटा कि बड़ा? लाल सिंह का सवाल टेढ़ा था, जिसका जवाब देने के लिए जरूरी ज्ञान न लफत्तू के पास था न मेरे पास। इस कदर जुड़वां दो लड़कियों में कैसे बताया जाए कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी? लफत्तू उन सुंदर लड़कियों को माल कहता तो मुझे अजीब लगने लगता। जब तक लफत्तू कोई जवाब सोचता,
लाल सिंह ने काइयां तरीके से हंसते हुए कहा, दोनों माल हरिया हकले से फंसे हुए हैं। लफत्तू ने मुझे देखा, मैंने लफत्तू को। मेरा चोर मन कहता था कि हरिया द्वारा एक को फंसा लिए जाने के बाद एक अब भी खाली थी, और उस खाली वाली को चाहने का मेरा पूरा अधिकार था। लाल सिंह और लफत्तू ने आपस में कानाफूसी करते हुए वयस्क बातें करना शुरू कर दिया था। लाल सिंह ने अपनी छाती पर दोनों हाथ ले जाकर कुछ इशारा किया, जिसका मतलब भी वयस्क रहा होगा, क्योंकि उसके ऐसा करते ही लफत्तू के चेहरे पर परमानंदावस्था टपकने लगी। वह उठ बैठा और उहू उहू, दांत ततमाए बादी, उहू उहू करता कूल्हे मटकाने लगा। अगले 3-4 दिनों तक नौटंकी के शाम वाले शो का समय हमने लाल सिंह की दुकान पर दूध बिस्कुट का लुत्फ काटने और लैला मंजूर के गीतों को कंठस्थ करने में व्यतीत किया। कुच्चू गमलू केंद्र चर्चा के लिए भी समय निकाला जाता। एक दिन हम उन्हीं की बातों का रस ले रहे थे कि दोनों लड़कियों हमेशा की तरह एक ही रंग की पोशाकें पहने दुकान के ठीक सामने आ गईं। वे मेरे घर की दिशा से आ रही थीं और अपने घर जा रही थीं। तमाम बातें करते हुए हमारी आंखें पशु अस्पताल की तरफ लगी रही थीं। विपरीत दिशा से आकर उन्होंने हमें हकबका दिया। छिपने का जतन करते लफत्तू और मैं काउंटर के पीछे नीचे जमीन पर बैठ गए। मन हुआ धरती में गड़ जाऊं। मुझे यकीन था कि कुच्चू गमलू ने हमारी सारी गंदी बातें सुन ली थीं। वे हरिया हकले से नहीं भी फंसी थीं, तो हमारा चांस अब जरा भी नहीं बचा था। बाहर निकल जाओ बे, गए माल, लाल सिंह ने कहा तो लफत्तू बाहर आया। इतने डरपोक साले, बड़े मंजूर बने फिरते हैं। विदा करने से पहले लाल सिंह ने बातों का लहजा बदलते हुए हमें लताड़ लगाई और पढ़ाई में मन लगाने की नसीहत दी। उसने कहा कि ऐसा न करने की सूरत में हमारी हालत भी उसके जैसी हो जाएगी। वह नहीं जानता था उसकी आत्मनिर्भरता से मुझे कितनी ईर्ष्या होती थी। ऐसी पढ़ाई किस काम की, जब इच्छा होने पर इंसान को बम पकौड़ा तक खाने को न मिले। घर पहुंचने से पहले बात करते हुए लफत्तू और मैंने पाया कि कुच्चू गमलू को लेकर हम दोनों की आशंकाएं एक थीं। मेरे लिए वह मुश्किल रात थी। सुबह सोकर उठा तो लगा बहुत देर हो गई है। जब तक कुछ सोचता नीचे सड़क से बीओओई की आवाज 2 बार आई। मैंने सुना, बड़ी बहन बाहर झांक कर लफत्तू को बता रही थी मैं बीमार होने की वजह से उस दिन स्कूल नहीं आने वाला हूँ। मुझे बताया गया कि मुझे बुखार था और यह भी कि मैं रात भर सपने में कुछ बड़बड़ कर रहा था। डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दिलाई गई और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया। शाम को जैसे सपना घटा, गोबर डॉक्टर, गोबर डॉक्टरनी और कुच्चू गमलू मुझे देखने आए। हेलो बेटे, अब कैसे हो, कहकर गोबर डॉक्टरनी ने मेरे गाल दुलराए। खिलखिल करती गमलू कुच्चू मेरे लिए गेंदे के 2 फूल लेकर आई थीं और कॉपी से फाड़े गए एक पन्ने पर गेट वेल सून लिखकर भी। यह भी बताया गया कि 2 दिन बाद कुच्चू गमलू का जन्मदिन है। उनकी मम्मी बोली मुझे और लफत्तू को हर हाल में आना है। जाते जाते गोबर डॉक्टर ने आशा जताई कि मैं तब तक ठीक हो जाऊंगा। उनके जाते ही मैं चंगा हो गया और जूता पहनकर यह समाचार लफत्तू को देने की नीयत से भागकर सड़क पर आ गया। लफत्तू ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लाल सिंह ने भी नहीं। उसी रात को लफत्तू की बड़ी बहन ने उसे बताया कि गोबर कुटुंब उनके घर भी तशरीफ ले गया था। कुच्चू गमलू की बर्थडे पार्टी हम दोनों के जीवन की पहली दावत थी। उसमें क्या कैसे होना होता है इत्यादि तमाम प्रश्नों जिज्ञासाओं से लैस बिना कोई तोहफा लिए जब मैं पशु अस्पताल के गेट पर अचानक गायब हुए लफत्तू का इंतजार कर रहा था, तभी वह कहीं से आया। उसके हाथ में बॉसी कागज की 2 थैलियां थीं। ले एक थैली। मैं थैली खोलने को हुआ तो उसने मुझे डांटा, किसी के बद्दे में खाली हाथ नहीं जाते बेटे, गिफ्ट देते ऐ। मैंने पित्तल में देखा था, एक थैली तेला गिफ्ट ऐ, अपनी भाभी ते कहना हैप्पी बर्थडे, थमदा बेटे।
लफत्तू मेरी इज्जत बचाने की नीयत से एक नहीं दो थैलियों में टॉफियां भरकर बर्थडे गिफ्ट बना लाया था। मैं एहसान से दब गया। बहुत सारे लोग जमा थे, बड़े और बेशुमार बच्चे। गोबर कुटुंब मेज की एक तरफ खड़ा था। मेज पर केक, मोमबत्ती वगैरह धरे हुए थे। औरतें खुसफुस और बच्चे चीख पुकार में व्यस्त थे। गोबर डॉक्टर ने मुझे देखा तो अपने पास बुला लिया, लफत्तू को भी। हमें बहुत शर्म आ रही थी। लफत्तू का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। यही मेरे चेहरे का रंग भी रहा होगा। हम दोनों की निगाहें जमीन से चिपकी हुई थीं। अचानक सब खामोश हुए। फिर तालियां पिटी और हैप्पी बर्थडे टू यू हवा में तैरने लगा। केक बट रहा था। गमलू या कुच्चू किसी एक ने हम पिटे आशिकों के हाथों में केक का लिथड़ा सा टुकड़ा थमा दिया था। माहौल के हिसाब से हमारे हाथों में रखी टॉफियों भरी दरिद्र थैलियां इतनी अटपटी महसूस हुईं कि हमने उन्हें अपनी जेबों के हवाले कर दिया था। जग और गिलास लिए हरिया हकला मानी मानी सर्व कर रहा था। फिर डोंगे लिए कुछ औरतें रसोई के भीतर से अवतरित हुईं और लीजिए ना के साथ डिनर शुरू हो गया। माहौल में चपचप की आवाजें भरना शुरू हुईं तो मैंने आसपास का जायजा लेना शुरू किया। लफत्तू के यहाँ हुई गीतों की संध्या के नायक मास्टर मुर्गा दत्त, पंडित रामलायक निर्जन और दड़ी माँ साहब एक गिरोह सा बनाए कमरे के एक कोने में खड़े होकर दूसरे कोने में खड़े गोबर डॉक्टर को इशारा सा कर रहे थे, जिसका मतलब था कि जो करना कराना है, जल्दी कराओ। हम क्या यहाँ दही भल्ले सूतने आए हैं। महिलाओं ने चाट की लूट मचा रखी थी। माँओं से बिछड़ गए तमाम छोटे बच्चे जमीन पर लौटते रोते खींचते कुछ कर रहे थे। गमलू कुच्चू मेरे नजदीक आकर बोली, कुछ खाओगे नहीं आप? अपने फ्रेंड को भी खाने को बोलिए ना, उसके बाद हम आपको अपने कमरे में बुक्स दिखाएंगे। जल्दी कीजिए, हम अभी अपने रूम में जगह बनाकर आते हैं। अपना कमरा, रूम, बुक्स, आप, फ्रेंड कैसे शब्द बोलकर वे हमें डरा रही थीं। लफत्तू के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान आया। सारे मेहमान खा पी रहे थे सो आवाजें थोड़ा कम हो गईं। 2-4 मिनट बाद स्कर्ट धारिणी नायिकाएं हम तक पहुंची और चलिए कहकर ठेलती हुई हमें अपने कमरे में ले गईं। रूम बहुत साफ सुथरा था। किताबें करीने से लगी हुई थीं। हम दोनों को कुर्सियों पर बिठाया जा चुका था। गमलू कुच्चू बहुत उत्साह से हमें अपनी पसंद की कॉमिक्स दिखाना शुरू कर चुकी थी। कॉमिक्स में किसका मन लगना था। दिल का एक चोर कोना कहता था कि ये संभ्रांत लड़कियां क्यों कर हरिया हकले से फंसने लगी। लफत्तू ने मुझे कोहनी से ठसका मारा और उनकी निगाह बचाकर मुझे आंख भी मारी। माल पकड़ा है बेटे, पकाए जाओ, बहुत चांस है अभी। उधर नौटंकी में इंटरवल वाला गाना चालू हो गया। शराब मंडल कमरे में प्रविष्ट होने की तैयारी कर रहा था। लफत्तू के चेहरे पर कमीनेपन और खुशी की आभा छा रही थी। लड़कियां उससे सटकर खड़ी थीं। मैं जानता था लफत्तू का दिल गा रहा था, उहु उहु, दांत तत माई बादी, उहु उहु। मुर्गा दत्त मास्टर के नेतृत्व में मद्यपों ने कमरे में प्रवेश किया। सबसे पीछे आए गोबर डॉक्टर ने गमलू कुच्चू से मुखातिब होकर कहा, बेटा चलो भैया, लोगों को बिल्ली के बच्चे दिखाओ बाहर वाले बरामदे में। बचपन में मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी को देखकर मुस्कुराना था और जलन का मतलब बस अपनी टॉफी किसी और को खाते देखना। लफत्तू और गमलू कुच्चू की यही मासूम कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार की शुरुआत हमेशा किसी शरारत से ही होती है। सुनते रहिए लपू झन्ना। अगला भाग लेकर फिर मिलेंगे, सिर्फ कहानियों के सफरनामे पर। धन्यवाद।